Hello dear students, in this lecture we are going to discuss direct and alternating current and after that we are going to discuss electric generator. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट करंट और हम लोगों ने घर में सुना है कि हमारे घर जो करंट आ रही है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ये है कि हर घरों में, ऑफिस में जो भी करंट आ रही है, जितने बड़े बड़े यूज़ हो रहे हैं जगहों में, वो हो रही है एसी करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक छोटे से सर्किट में यूज़ किया जाता है। कैसे देखते हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगी। सो अ करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगी, ये होगी डायरेक्ट करंट। यानी अगर पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव चल रही है नेगेटिव चलेगी, बिल्कुल वेरी नहीं करेगी, टाइम टू टाइम वेरी नहीं करना है। द करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट। यानी हमको बैटरी से जो करंट मिल रही है वो हो रही है डायरेक्ट करंट। देखते हैं कि हम लोगों ने हर किसी ने ये एग्जांपल देखा होगा कि एक बैटरी, जिसे हम सपोज एक सेल ले लिया, ठीक है, इस सेल से हमने एक बल्ब कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एक बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया इस सेल से। तो ये जो बल्ब ग्लो करेगा तो बैटरी से जो उसको करंट मिल रही है ये हो रही है डायरेक्ट करंट। यानी वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, हर बार वो करंट सेम चल रही है, बल्ब कॉन्स्टेंटली जलता रहेगा। लेकिन एक होती है अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में चल रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ सेम नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कितने बार फ्लक्चुएट कर रहा है, वो टाइम के साथ बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव, फिर कभी पॉजिटिव, फिर कभी नेगेटिव। तो ये टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली वेरी करेगा, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। नाम ही है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट टाइम्स चेंज कर रहा है। अ करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या है, पीरियडिकली, एक पीरियड में, छोटे छोटे पीरियड्स के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करते जाएगा, तो ये होती है अल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। तो जो बड़े बड़े पावर स्टेशन है जहाँ से हम लोगों के घर में करंट आ रही है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो मैक्सिमम जहाँ पे भी आप यूज देखोगे वो अल्टरनेटिंग करंट का ही होता है, क्योंकि पावर स्टेशन से आपको अल्टरनेटिंग करंट ही मिलेगी। और डायरेक्ट करंट के लिए अलग से बैटरी सेटअप चाहिए और उस पर हम काफ़ी यूज़ तो कर नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो पावर स्टेशन से करंट मिल रही है वो एसी करंट है, इसलिए आपको हर जगह पे एसी करंट का यूज़ देखने मिलेगा। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 टाइम्स इन पर सेकेंड, ठीक है। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक प्लेस से एक सेकंड में, जैसे सपोज कि ये सिंगल प्लेस में, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, फिर यहाँ ट्रेवल करके वापस अपने प्लेस में आया, ठीक है। मतलब पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, ये पेंडुलम है, सपोज ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ मूव करा, यहाँ मूव किया, वापस यहाँ आ गया, यानी अपना प्लेस में एक बार वाइब्रेट होके अपने प्लेस में आने का जो टाइम्स है, तो पर सेकंड कितने बार हो रहा है ये वाइब्रेशन, हुआ एक वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन, ये दूसरा वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन की जो नंबर्स है पर सेकंड, तो ये है 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज है, लेकिन हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन वो कैसे कितना चेंज कर रहा है, 1/100 सेकंड। यानी एक सेकंड में वो 100 टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कैसे, तो जब वो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, यानी एक सेकंड में 50 टाइम्स वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन में कितने बार डायरेक्शन चेंज होता है। सपोज ये स्टैटिक पोजीशन में एक बार इधर गया, फिर एक बार आया, फिर दूसरी बार इधर गया, फिर आया, यानी 2 बार डायरेक्शन चेंज हुए, इधर जाना इधर आना, तो 2 बार डायरेक्शन है ना, एक फ्रीक्वेंसी में 2 डायरेक्शन चेंज है। यानी एक सेकंड में, पर सेकंड में कितनी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं 1/100 सेकंड, ठीक है। इसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड। सोचो कितने रैपिडली वर्क कर रहा है ये, ठीक है। One advantage of AC over DC is that it can be transmitted over long distances without much loss of energy. तो क्या हो रहा है कि हमने DC में देखा, एक सेल कनेक्ट किया, वायर्स कनेक्ट किए, बल्ब ग्लो कर लिया, मतलब बैटरी से, क्योंकि आपके DC आ रहा है। पर आप कितने देर तक के ऐसे वायर्स कनेक्ट करोगे, या तो बहुत लॉन्ग वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन हो जाएगा, इस बीच में क्या होगा, कई रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगे उसको, कहीं वायर ब्रेक हो गया, मतलब बहुत सारे, ठीक है, दिक्कत है। लेकिन एसी में क्या होगा, अब
तो डीसी में क्या देख रहे हैं हम लोग ने, इतने दूर ट्रांसमिट करने में काफ़ी पावर लॉस हो रही थी। पर एसी में क्या होगा कि ये सब चीज़ें नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगी, हम एक डिस्टेंस से काफ़ी दूर इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके काफ़ी मेथड्स हैं जो हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी और हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रही है कि डीसी, एसी क्या है, एडवांटेज है डीसी के ऊपर, इसलिए एसी का यूज़ किया जा रहा है हर जगह। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या। दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कुछ मशीनरी वर्क हो रहा है और उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने इसके पहले मोटर पढ़ा था, और मोटर क्या था, कुछ ऐसे कुछ डिवाइस देखने मिल रहा था पर जस्ट उल्टा प्रिंसिपल था। उसका प्रिंसिपल क्या था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, पर जो जनरेटर है वो उल्टा वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और किस प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया था, उसमें क्या हो रहा था कि हमने एक कॉइल लिया, कोई कंडक्टर लिया, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे थे और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा कि इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस होगी। तो इसका कुछ सर्किट देख लो। इसमें क्या होता है, मैग्नेट्स लगे होते हैं, एक पाइवोटेड रहता है जो वहाँ से रोटेट होता है, कार्बन ब्रशेस लगते हैं, मोटर में भी थे ब्रशेस जो फिक्स्ड रहते हैं, और कम्यूटेटर जहाँ से वो रोटेट होता है, इस बारे में हमने देखा था। तो अब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस पर हमने कॉइल रखी, तो हमने देखा इस कॉइल से सारा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अगर मान लो मैंने इस कॉइल को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कम पास हो रहा है, एक लाइन कम दिख रही है आपको इस चार में, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, तो थोड़ा कम हो गया फर्स्ट वाले से। फिर मैंने इसको और टिल्ट कर दी, अब क्या दिख रहा है, और कम पास हो रहा है। मान लो मैंने इस कॉइल को पूरा सीधा रख दिया, सीधा ही रख दिया, तो इस केस में क्या होगा, जो अगर यहाँ से कुछ जा रहा होगा तो पास होगा, अदरवाइज जीरो पास होगा, मतलब उस कॉइल से बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज रखो और कॉइल को वेरी करो तो भी मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी चेंज तो हो रही है, यानी आपको हर बार मैग्नेट को मूव करने की जरूरत नहीं है, आप कॉइल को भी मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको बार बार मैग्नेट पकड़ के मूव नहीं करना है, आप सीधे कॉइल को मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होते चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर। तो आज हम दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी वास्ट में ये है ही नहीं 10th के सिलेबस में, ये हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों को जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in which when a straight conductor moves in a magnetic field then the current is induced in the कंडक्टर। तो हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बस कंडक्टर को मूव करना है, आपको मैग्नेट को पकड़ के मूव करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर मूव होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होते जाएगा और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से उस कंडक्टर में करंट जनरेट होगी। When the coil rotates, it cuts the magnetic field lines because of which the current is produced in the coil। तो हमने देखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पे हमने सपोज ये आपकी कॉइल थी, तो ये कॉइल को हम मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जाओ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कट होते जाएगा, एक बार बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, एक बार जीरो हो जाएगा, कभी कम होगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे रोटेटर रहता है। तो इस रोटेटर में एक एंगल में ये रोटेट करती है, किस वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से रोटेट करती होगी। तो इसको हम ओमेगा से, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एक एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेटर रोटेट करते जाता है। सपोज कि ये कॉइल है, तो यहाँ पे सपोज सेंटर में एक रोटेटर लगा है, तो ये धीरे 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 रोटेट करते चल रहा है, ठीक है। तो इस रोटेशन से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कम, जैसे सपोज इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये रखा हुआ है, तो अभी तो जीरो लाइन पास हो रही है, ऐसा गया तो ये ऐसे में तो मैक्सिमम लाइंस पास होगी। तो यानी आप इस कॉइल को रोटेट करते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होते जाएगा और इसी पर डिपेंड हो रहा है कि करंट इंड्यूस हो रही है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। व्हेन ए कॉइल
or we can say conductor is rotated in the magnetic field, the magnetic flux linked in the changes and therefore an alternating EMF is induced in the coil. तो हमने देखा कि जब जो कॉइल रोटेट हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज। अब ये वर्ड क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जा समझो अभी तो तुम कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो चेंज हो रहा है, उसी को हमने मैग्नेटिक फ्लक्स से जाना है। मतलब मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इसे ही हम हायर क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो वो हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से और इसी रोटेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे करंट जनरेट होगा। कंस्ट्रक्शन, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है और क्या क्या वर्क है उन पार्ट्स के। द मेन पार्ट ऑफ डायनमो आर, तो अब डायनमो क्या है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक और नाम है डायनमो और इसे हायर क्लासेस में डायनमो नाम से ही पढ़ा जाता है। कौन कौन से होते हैं देख रहे हैं हम सर्किट कि दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए हैं, स्लिप रिंग्स लगी हुई है, कनेक्शन लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट्स क्या काम करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू परमानेंट मैग्नेट। तो ये परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट रहते हैं जो काफ़ी अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी इंड्यूस्ड करंट होगी। तो ये लगे होते हैं आपके फील्ड मैग्नेट। An electromagnet run by DC source can also be used for high power generator. तो अगर आपके पास DC जनरेटर है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, हमने ये मैक्सिमम पार्ट्स मोटर में भी जनरेट किए थे क्योंकि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें रहती है, पर प्रिंसिपल अलग है, वहाँ पे वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, पर पार्ट्स तो ये थे। तो आर्मेचर क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच अ कॉइल ABCD हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड। तो ये जो दिख रहा है आपको कॉइल ABCD, ये क्या है, लार्ज कॉइल है, ये आर्मेचर है। इसमें क्या होता है, ये आपकी कैसी है, सॉफ्ट आयरन कोर है और उसमें नंबर ऑफ वायर्स की टर्न होती है, कॉपर वायर्स की। ठीक है, तो वाउंड होते हैं क्योंकि जितने बार नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा उतना करंट भी जनरेट होगा, इंड्यूस करंट। क्योंकि हमने देखा था कि इंड्यूस करंट नंबर ऑफ टर्न्स में भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। तो ये है आपका आर्मेचर कॉइल। दिस आर्मेचर इज रोटेटेड रैपिडली इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो ये आर्मेचर क्या है, यही रोटेट कर रहा है रैपिडली, क्योंकि इसी के रोटेशन से तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है और वहाँ पे करंट जनरेट होगा। नेक्स्ट इज स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स क्या हो रही है, द एंड्स ऑफ द आर्मेचर और द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल मेटेलिक स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। तो हमने देखा यहाँ पे दो रिंग्स लगी हुई है, एक है R1 एक है R2। तो वो एंड है वो रिंग्स में कनेक्टेड है, दैट मीन्स अंदर का पोर्शन रोटेट होगा, पर वो स्लिप रिंग के हेल्प से क्या होगा कि पूरा सर्किट रोटेट नहीं होगा। ये सर्किट कैसा रहेगा, स्टैटिक रहेगा और ये कैसा रहेगा, रोटेटरी। क्लियर। तो ये स्लिप रिंग्स की हेल्प से क्या होगा कि वो रोटेटरी रहेगा, अंदर वाला पोर्शन जो आपके आर्मेचर घूम रहा है पाइवोटेड है, लेकिन नीचे वाला सर्किट स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स रोटेट हो रही है लेकिन बाहर का सर्किट में बचा के रखेगी, किसके हेल्प से, ब्रशेस के हेल्प से। brushes, a brushes or we can say carbon brushes is an electrical contact which conducts current between stationary wires and moving parts, most commonly in a rotatory shaft। तो हमने देखा रोटेटरी शाफ्ट हो रहा था और ये स्लिप रिंग्स रोटेट हो रही थी, पर जो ब्रशेस है वो फिक्स्ड रहेंगे और ब्रशेस क्या करेंगे, इस स्टैटिक पार्ट और इस रोटेटरी पार्ट के बीच में करंट सप्लाई करेंगे, क्योंकि जब चीज़ें रोटेट हो रही है और ये स्टेशनरी है मतलब बहुत सारे चेंजेस तो आएंगे, तो उन चेंजेस को बैलेंस करने के लिए और करंट को पास करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं ब्रशेस। ब्रशेस के थ्रू करंट पास होगा। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। अब हम जानते हैं कि AC जनरेटर क्या है और DC जनरेटर क्या है। When the armature rotates between the poles of the magnet upon an axis perpendicular to the magnetic field, the flux linkage of the armature changes continuously। तो ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि वो कॉइल चेंज रोटेट होते जाएगी और फ्लक्स चेंज होते जाएगा। फ्लक्स दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जाएगा और उस चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होगी। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। As a result, an electric current flows through the galvanometer and the slip rings and brushes।
तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा क्योंकि करंट फ्लो होगी वहां से। पर एसी में क्या होता है कि सर्किट पूरा रोटेट करता है, लेकिन डीसी में क्या होता है, तो पूरा रोटेट होगा और करंट कैसे आपको फ्लक्चुएटिंग मिलेगी, पल्सेटिंग मिलेगी, एक बार प्लस, एक बार फिर आपको माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। लेकिन डीसी में हमको चाहिए कि डीसी में क्या चाहिए, डीसी में हमको चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। तो डीसी में हम लोग क्या करेंगे, एक कम्यूटेटर होते हैं, स्लीप रिंग होती है, इस स्लीप रिंग टाइप के कुछ कम्यूटेटर लगे होते हैं। तो उस कम्यूटेटर की हेल्प से क्या होगा कि वो सर्किट अपना बार बार पीरियड चेंज नहीं करेगा, जब अपना वो पोल चेंज कर रहा था प्लस माइनस वो नहीं करेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। तो वो स्लीप रिंग कम्यूटेटर की हेल्प से डीसी सर्किट में हेल्प लिया जाता है, जिससे वो डायरेक्ट करंट देगा। मतलब वो कम्यूटेटर टाइप के स्लीप रिंग रहेंगे तो वो फिक्स्ड रखेंगे, वो बार बार चेंज नहीं करेंगे डायरेक्शन, जो पोल्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोल्स चेंज होंगे, एसी जनरेटर में पोल्स चेंज होंगे। द गैल्वेनोमीटर स्विंग्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, दिस इंडिकेट दैट देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव से हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट है, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये तो हमने देखा था कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। According to Faraday's law of electromagnetic induction, we know that when a current carrying conductor is placed in a varying magnetic field, an EMF is induced in the conductor। तो ये सारी थ्योरी हो गई वर्किंग इसकी, तो हमने प्रैक्टिकली तो समझ लिया कि कैसे होगा, बाकी ये थ्योरी है इसकी। According to Fleming's right hand rule, the direction of induced current changes whenever the direction of motion of the conductor changes। तो हमने देखा था कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था FMC, तो अगर ये चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगा। एडवांटेज ऑफ AC जनरेटर्स ओवर DC जनरेटर, क्या क्या एडवांटेज है AC के DC पर। AC जनरेटर कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन थ्रू ट्रांसफार्मर। तो क्या है कि इजीली हम उसे स्टेप अप यानी जिस क्वांटिटी से आ रहे हैं और इंक्रीज करना है उसकी इफिशियंसी, उसकी वैल्यू, तो वो कर सकते हैं करंट की वैल्यू। लेकिन डीसी में ये चीज़ें नहीं कर सकते, जिस अमाउंट की करंट जा रही है वो सेम सिमिलर चलती रहेगी। पर एसी में हम कर सकते हैं, एसी जनरेटर में, कि हम इजीली स्टेप अप यानी करंट इंक्रीज कर सकते हैं, इजीली स्टेप डाउन करंट डाउन कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से। द साइज ऑफ एसी जनरेटर इज स्मॉलर देन द डीसी जनरेटर। तो जो डीसी जनरेटर बनेंगे, जो बने थे, वो काफ़ी बड़े दिख रहे थे, और जो एसी का था वो एसी के जनरेटर का साइज काफ़ी छोटा था, इसलिए एसी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फायदे देखे जाते हैं। ये एक और फिर एडवांटेज है कि छोटा साइज है इसका। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy। तो हमने ये AC और DC पढ़ते टाइम भी देखा था कि AC में क्या हो रहा है, हम लॉन्ग डिस्टेंस तक के ट्रेवल करवा सकते हैं एनर्जी को, करंट को, पर DC में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा एनर्जी लॉस हो रहा था। ठीक है, now we are going to solve a question based on electric generator. So the question is, choose the correct option. A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each, and there are 4 given options. So in this question we have given a rectangular coil of copper wire. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल था, तो सपोज ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल हुई कॉपर वायर की। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल कहाँ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हमने जनरेटर में कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स थे, हमारे 2 मैग्नेट्स थे, उनके बीच में फील्ड था, तो ये बन गई आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल और ये बन गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच, और ऑप्शंस है 2 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन। तो बताइए आपकी करंट कितने रिवॉल्यूशन में चेंज करेगी, डायरेक्शन करंट का कितने रिवॉल्यूशन में चेंज करेगा। तो हमने देखा था कि जनरेटर में क्या हो रहा था कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कॉइल रोटेट हो रही थी और वहां से इंड्यूस करंट हो रहा था। तो ये आपकी कॉइल कैसे रोटेट हो रही थी, यहाँ पे शाफ्ट बना हुआ था, ब्रशेस बने हुए थे, स्लिप रिंग्स थी ये। ठीक है, और ये शाफ्ट रोटेट हो रहा था। तो शाफ्ट रोटेट हो रहा था तो कॉइल कैसे रोटेट होती थी, अगर कॉइल ऐसी है तो एक बार रोटेट होके ये पीछे हो जा रही थी, फिर वापस रोटेट हो जा रही थी। यानी एक कॉइल को अपने
पोजीशन में दोबारा आने के लिए क्या होना पड़ रहा था, एक बार ये रोटेट होके ये पोर्शन इधर जा रहा था, इधर, फिर वापस ये पोर्शन सामने आ रहा था और ये पोर्शन पीछे जा रहा था, यानी 2 टाइम्स रिवॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो यानी अगर आपने की कॉइल ऐसी है और जस्ट वो फ्लिप हो गई, तो फ्लिप होने में उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि अगर सपोज पहली बार आपकी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, जब ये फ्लिप हो जाएगी तो ये जो आर्म है, अगर ये हमने नाम दिया ABCD आर्म, तो अगर आपकी कॉइल टर्न हो गई एक बार, तो आर्म कैसे बचेंगे इसके, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉइल, क्लियर। और ये आर्म कौन से हो जाएगी, CD इस साइड आ जाएगा एंड AB उस साइड चले गया, क्लियर। ये रोटेट हो गई तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AB वाला आर्म उस साइड एंड CD वाला इस साइड। वापस क्या होगा, दूसरे रिवॉल्यूशन में ये वापस रोटेट हो जाएगी। पर जब ये एक बार रोटेट हुई तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो AB में अपवर्ड करंट चल रहा था, तो ये करंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड ही रहेगा, ये करंट तो अपवर्ड रहेगा और ये इधर वाला डाउनवर्ड, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो कॉइल रोटेट होते जाएगी, करंट का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। तो हर हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रिवॉल्यूशन, क्लियर। So the correct answer is option C, half revolution. Okay.